आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन पे। मैं दिव्यांशु पांडे, फैकल्टी ऑफ मैथ एंड साइंस, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के मैथ के सेशन पर। ईयर 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के होने वाले हैं और मैथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट्स में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे। ये हमारी क्लास सेकंड है इस बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो स्टार्ट करने के साथ आप सभी अपने पास कॉपी और पेन लेकर जरूर रेडी रहिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम एमसीक्यू बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई कैन बी सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर आप कोई एक लीनियर पेयर लेते हो, जैसे 2x + 3y = 5 लेते हो, ठीक है, दो वेरिएबल का हो, उसको सॉल्व करने के लिए आप किस मेथड को अपनाओगे? ऑप्शंस आर ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल, ऑप्शन बी ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक, ऑप्शन सी एल्जेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल, या फिर न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल। आपके जो भी आंसर हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ इस सेशन को अपने तरफ से लाइक और शेयर आप सभी जरूर कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहला तो आप ग्राफिक के जरिए, ठीक है, ग्राफिक के जरिए जो है उसको आप दर्शा सकते हैं, और दूसरा एल्जेब्रिक फॉर्म में भी। और एल्जेब्रिक फॉर्म जैसे मैंने बताया 2x + 3y = 5, इस प्रकार से भी ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है, कोई ग्राफ है और वो जो है इंटरसेक्ट आपका होता है एट वन पॉइंट, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अ यूनिक सोल्यूशन, या फिर टू सोल्यूशन। इसका आंसर आप सभी को बताना है और इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, अभी हम उसको कवर करेंगे। सो इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर भी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो सिस्टम जो है उसका जो इक्वेशन रहेगा वो यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है, एक सोल्यूशन, उसका सिंगल सोल्यूशन आ जाएगा। दिस मीन्स दैट two lines meet at a single point and that point satisfies both equation simultaneously। किस तरीके से और किस प्रकार के सॉल्यूशंस आपके होते हैं? थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट में जो है ये तीनों a1 b1 c1, ठीक है, और इनके रेशियो इक्वल हो जाए। और नो सोल्यूशन कब होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं वन सोल्यूशन के, आइडेंटिटी यानी कि इनफिनाइट सोल्यूशन के और नो सोल्यूशन के। वन सोल्यूशन का एग्जांपल में यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि इक्वेशन दी गई है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2x + 4, ठीक है, इज इक्वल टू 6 5x + 2। तो यहां पर जो आपका आंसर निकल के आया ना, तो ये x = 0 आया है, तो ये वन सोल्यूशन है, इसको हम कहेंगे। इसी के साथ अगर मान लीजिए इक्वल आ जाता है तो उसको इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो उसको आप इनफाइनाइट सोल्यूशन कहोगे। इसी प्रकार दूसरा तीसरा क्वेश्चन, व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, या फिर इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और अभी मैंने टाइप्स भी बता दिया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी बताया कि वो थ्री टाइप्स के होते हैं, तो यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है। कोइंसिडेंट लाइन जैसे मैंने बता दी है, एक लाइन के ऊपर आपकी एक और लाइन उस पर रहती है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, वो डिपेंडेंट रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। सो व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। पहला तो कंसिस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, एक जैसा रहेगा, और डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर रहेगा।
दिस मीन्स दैट द ओनली टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन। सेम लाइन मैंने बताया ना, एक ही लाइन पे जो है दो ठो वो रहेगा, एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और बहुत सारे उसमें सोल्यूशंस रहेंगे। अब ये होता क्या है इसको मैं बता देता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं ये ग्राफ सी की, यानी कि को इंसिडेंट लाइन की। यहां पर आप देखिए एक्स वाई एक्सिस पर जो है ये जो आपका जीरो डिग्री है, जीरो एक्सिस आप कह सकते हो, मेन पॉइंट है, वहां से एक लाइन जा रही है। वो एक लाइन नहीं बल्कि दो लाइन है और कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। तो यहां पर इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स इन कॉमन एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। वहीं पर इंटरसेक्टिंग आपका ये हो गया, एक कम से कम एक पॉइंट पर जो इन्होंने इंटरसेक्ट किया है तो यूनिक सोल्यूशन रहता है। और पैरेलल लाइंस पे आप देख लीजिए नो पॉइंट्स इन कॉमन सोल्यूशन, इसमें तो पॉइंट्स आपका निकलेगा ही नहीं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। इफ द टू लाइंस रिप्रेजेंट बाई अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल देन द सिस्टम इज consistent with one solution, consistent with infinitely many solution, inconsistent with no solution, dependent and consistent। ये भी क्वेश्चन उसी से पूछा गया है। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये इनकंसिस्टेंट रहेगा और इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। कैसे? अब यहां पर आप देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जब आपकी बात होती है तो सबसे पहला कंसिस्टेंट में आप देखोगे यूनिक सोल्यूशन देगा। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें x इक्वल टू मेरे ख्याल से 0 आया था। x का मान कुछ भी हो तो देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो है वन सॉल्यूशन रहेगा, इसको कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट कहेंगे। वहीं पर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट किसको कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, सेम लाइन पे रहेगा, ठीक है। यहां पर आप दो चीज देख पा रहे हो, कोइंसिडेंट है ये तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। वहीं पर इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस आपकी जाएंगे, नो सोल्यूशन पॉसिबल, ठीक है, सोल्यूशन पॉसिबल ही उसमें नहीं रहेगा। तो अगर आपने इन तीन ग्राफ को अच्छे से समझा है, देखा है, टर्मिनोलॉजी आपको पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। और मुझे लगता है आपने पढ़ा तो होगा ही, बस मैं आपको एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर द इक्वेशंस, यहां पर दो इक्वेशन दी गई हैं। पहला इक्वेशन कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and the second one is the a2x plus b2y plus c2 equal to 0। और इसमें कहा गया है if a1 by a2 does not equal to b1 upon b2, तो वो इक्वेशन क्या होगा? क्या इनकंसिस्टेंट रहेगा, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट विथ अ यूनिक सोल्यूशन रहेगा, या फिर कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रहेगा? अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया हुआ था, फिर से अभी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी अपने आंसर को सेलेक्ट जरूर कर लें क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये जो इक्वेशन रहेगा वो कंसिस्टेंट भी रहेगा और एक यूनिक सोल्यूशन देगा। कैसे देगा? तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, फिर से इसको दिखाकर देख लीजिए। यूनिक सोल्यूशन के ये कंडीशन क्या होता है? जहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो और यूनिक सोल्यूशन निकला हो तो इसको आपका कहा करते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और आपके एनसीईआरटी बुक में जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो तो उसके लास्ट में एकदम ये आपके कई पॉइंट्स आपके दिए गए। देखिए यहाँ पर a1 upon a2 does not equal to b1 by b2, in this case the pair of the linear equation is consistent। यानी कि जो a का रेशियो b के साथ है अगर बराबर नहीं है तो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट रहेगा। दूसरा, अगर a1 b के बराबर है लेकिन वो c1 c2 के बराबर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट रहेगा। और अगर वो तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, वो डिपेंडेंट रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। अगर आपने इन तीन पॉइंट्स को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मान के चलिए 1 से 2 नंबर आप अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर ले जाएंगे। समझ में आ गया? इसी के साथ चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अभी तो एमसीक्यू लगाया था, अब कुछ हम सॉल्व वाले क्वेश्चन लगाएंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पर इक्वेशन क्या दिया गया है, मैं फिर से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर है ये प्लस, यहां पर स्क्वायर है, प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड
द कोफिशिएंट। अब ये दिया गया है, इक्वेशन दिया गया, बताना है इसका जीरो क्या होगा, यानी कि कहां पर ये जीरो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा इस प्रकार से लिख देते हैं, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आप क्या कर सकते हो, x प्लस 5 x प्लस 2 अगर हम कर लें, और एक बार हम फिर से इसको जांच लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, और मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला ये जो इक्वेशन है ना, उसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक तरीके से x की दो वैल्यूज हैं, x प्लस 5 है, जीरोज हमको प्राप्त करना है, तो एक हम ये लिख देते हैं, दूसरा जो है हम लिख देते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरोज हैं। अब इसमें आप इसका सम भी कर सकते हो, अगर आप सम करते हो, ठीक है, आप सम के लिए जाते हो तो एक हम सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम में जो है आपको -5 प्लस -2, तो आप देख सकते हो कि -5 -2 बराबर -7, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट में -10 हो मतलब ये -5 इंटू -2 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट भी देख पा रहे हैं और इस इक्वेशन के माध्यम से कौन कैसा टर्म है वो भी हम देख पा रहे हो। तो जीरोस में तो आपका यही आ जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से सोल्यूशन है। इसको काफी आप सभी ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जब भी हम सम ऑफ जीरोस देखते हैं तो ये जो आपको -7 मिला हुआ है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। और -7 है तो उसके नीचे हम एज्यूम करते हैं कि 1 होगा, तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हमने निकाला है तो 10/1 मिला है हमें, जहां पर 10 एक कांस्टेंट टर्म है, वहीं पर जो 1 है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन एक नंबर में तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहाँ पर एक गार्डन हम बना लेते हैं, ठीक है। गार्डन में ये ये आपका L हो जाता है और ये आपका B हो जाता है। और जब बात आती है पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर तो आप जानते हो 2L प्लस B होता है, यही होता है कि नहीं होता है। तो half the perimeter of a rectangular whose length is this 4 meter and the width is more than its width, ठीक है, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. You have to find the dimension of the garden. अब तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने विड्थ को जो है x मान लिया है ना, लेट विड्थ इज इक्वल टू x, देन लेंथ विल बी दी x प्लस 4। यहाँ पर पेरीमीटर को हाफ कहा जा रहा है, तो जब आप पेरीमीटर का हाफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी हो जाएगा, हाफ कर दोगे तो वो L प्लस बी आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कर सकते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 36 हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32, और x इक्वल टू 16 हो गया। बस सिंपल सा है। अब इसी x की वैल्यू जो है यहाँ से आपको विड्थ भी मिल गया, जो कितना है 16 सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है। और इसी का लेंथ आपको मिल गया। लेंथ आपका क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो विड्थ रहेगा वो आपका 16 मीटर रहेगा। तो सिंपल सा है ये आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो सिंपल सा है, आप पेरीमीटर में इसको रखिए। 2L की जगह क्या है भाई, L की जगह है आपका 20, ठीक है, और विड्थ की जगह क्या है 16 है। तो अभी तो हमने हाफ किया हुआ था, तो हाफ में तो 36 आया था, वो तो दिख रहा है। आपको अगर पूरा पेरीमीटर चाहिए तो 2 इंटू 36 कर लीजिए, 72 आ जाएगा। सिंपल सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सो देयर आर टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस
2y minus 4 equal to 0 है, and the second one is the 2x plus 4y minus 12 equal to 0 है। और इसमें कहा गया है कि ये दो रेल्स को आपका रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या ये रेल्स एक दूसरे को कट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें मेनली आपको m1 की वैल्यू और c1 c2 की वैल्यू को जो है देखना है, ठीक है, इतना आपको जो है करना है। अब ये किस प्रकार से संभव हो सकता है, यानी कि हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इक्वेशन की तरफ जाएंगे जहां पर आपको y की वैल्यू को निकालना रहेगा। y की वैल्यू को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं। 2y आप ले लीजिए, 2y में जो है 4 को इधर आप भेजेंगे तो 4 माइनस आपका x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर y ले लीजिए आप, 4 माइनस ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसमें आप x की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू अगर आप लेते हो तो इसमें हम कह सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। 4y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12 हो गया, और फिर माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 12 अपॉन 4, तो आया कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2x प्लस 4 तिरिक 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, 4/2 माइनस x अपॉन 2, तो 2 माइनस आपका x ना, मेरे ख्याल से जो है 4/2। तो जो पहला इक्वेशन है उसमें जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 हमने लिया हुआ था, तो माइनस 1/2 x आ जाएगी प्लस 2 आएगा, और जो यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमको दिख भी रहा है। तो ये चीज है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पहले तो हम वैल्यूज को देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आपकी हमें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप m1 देखोगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि माइनस 1/2 x और माइनस 1/2 है, ठीक है। लेकिन y जो है इंटरसेप्ट किस पर कर रहा है, 3 पर कर रहा है, y इंटरसेप्ट आपका 3 पर कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेल्स आपके जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। द y इंटरसेप्ट आर डिफरेंट, c1 इज इक्वल टू नॉट द c2। अब ये देखिए, ये वाला जो था माइनस x/2 को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 1/2x लिख सकते हो ना, ये और ये एक दोनों सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 की वैल्यू आती है, यहाँ पर आपकी 3 की वैल्यू आती है, तो ये रेल्स जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस तब करते हैं जब वो भी आपके सेम हो जाते, सिंपल सा था। अब इसी के साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यू हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखना है कि ये सभी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 है, और 2x माइनस 3, एक मैं कर देता हूँ एक आप करिएगा। तो इसका जो हम पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस 2ab, तो 4x हो गया प्लस 1 हो गया, a इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया। अब इसमें अगर हम वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो फर्दर सॉल्व करने में हमको यही मिलेगा कि ये एक तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आएगी, इक्वल टू 0 आएगी। और ये किसके कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर रही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हाँ, पहला वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। दूसरा वाला क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है ना, इसको 3 ना समझिएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, उसको एक्सपेंड करोगे और देखोगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में वो इक्वेशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कह दोगे कि हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहोगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी के साथ
अगला प्रश्न है, यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो इसके आपको रूट्स को बताना है। अब इसमें से आप में से कौन कौन इसको बता ले जाएगा? अगर आप बता ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और बेहद हम कह सकते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6x² और प्लस 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x माइनस 2। तो एक प्रकार से इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो 3x माइनस 2 बन जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर आप देखोगे तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/2 यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब तो हम ये कह सकते हैं कि we verify the roots by checking the 2/3 and minus 1/2 satisfy 6x² minus x minus 2 is equal to 0। तो काफी सिंपल सा था। मेनली आपको जो है एक बार फैक्टराइजेशन कर देना है जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ हो, और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। इसको आप कैसे लिख सकते थे, 6x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से है, आप इसको कर सकते हैं। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको अधिक से अधिक लगाइए ना, जिससे कि बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकें। मेनली जो है आप यहाँ पर प्लस 6x² प्लस 3x माइनस 4x कर लें, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना, तो ये काफ़ी सही रहेगा ये वाला। और इसी को जो है हम इस तरीके से हमने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने आज कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है जो सिंपल हैं ना, 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कवर किया, इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमने ये भी देखा कि जो लाइंस हैं, इक्वेशंस की जो लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। वो तभी आप देख पाओगे कि m1 m2 और c1 c2 जो कांस्टेंट रहते हैं वो एक दूसरे को मतलब इक्वल हैं कि नहीं। यहाँ पर इक्वल नहीं थे तो उसको वो नहीं कर पा रहा है। एक क्वेश्चन हमने जो है आपका पेरीमीटर का देख लिया, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल था। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस का देखा ना, जिसमें उसके जीरोस को, सम को और प्रोडक्ट को निकालना था। फिर हमने जो है कुछ एमसीक्यूज भी कवर किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। जय हिंद।